नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर के छात्रों को पढ़ाया जाता है। इसका पहला कोर्स आउटकम है अप्लाई कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड ऑडिट। लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब एनर्जी सिनेरियो एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। इसका इंटरनल मिड सेमेस्टर 1 थ्योरी एग्जाम होना है। कंटेंट्स हैं एनर्जी सिनेरियो, एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई, ग्लोबल एंड नेशनल, टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, environmental issues such as global warming, climate change, need for sustainable energy sources। क्योंकि इसका इंटरनल असेसमेंट होगा, इस वजह से हम इन टॉपिक्स को काफ़ी जल्दी कवर करेंगे। डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो मैं पहले ही एनर्जी कंजर्वेशन पे वीडियोस बना चुका हूं, आप उस सब्जेक्ट के वीडियोस डिटेल में देख सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के, जैसे ऊर्जा, लाइट, मोशन, विद्युत, केमिकल, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल। और एक किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप होना हो तो एनर्जी एक मेजर इनपुट होता है। जिस कंट्री का जितना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, हम बोलते हैं वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड है। अब अगर इस एनर्जी को क्लासिफाई किया जाए तो हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी की अगर बात की जाए तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज नेचुरली जो फाउंड होते हैं, हमको दोज टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, बायोमास जैसे कि वुड, न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज, थर्मल एनर्जी जो कि धरती के अंदर स्टोर्ड है, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटी की वजह से है। नॉर्मली इन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से इस एनर्जी को सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि स्टीम या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी को आप इंडस्ट्री में यूज करते हैं और इंडस्ट्री में यूज करके आप प्रोडक्शन या कोई भी अन्य काम करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हो गई। सेकेंडरी एनर्जी सोर्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि आप प्राइमरी एनर्जी सोर्स को डायरेक्टली यूज कर भी पाएं या फिर ना कर पाएं, जबकि सेकेंडरी एनर्जी सोर्स से प्राप्त एनर्जी को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको समझने के लिए ये डायग्राम और अच्छे से दिया हुआ है, जैसे कोल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इन सबका एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है। यहां पर प्रोसेस होने के बाद में ये जो आपको चीज मिलेगी, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। जब इन प्राइमरी एनर्जी सोर्स से प्राप्त एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इंडस्ट्रीज या घर वगैरह पे यूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स बन जाता है। अब अगर बात की जाए कमर्शियल एनर्जी सोर्स और नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स के बारे में, तो अगर जो भी एनर्जी सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं डेफिनेट प्राइस पे, उसको हम कमर्शियल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे। कमर्शियल एनर्जी नॉर्मली इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और मॉडर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होती है। नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज कमर्शियल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट। नॉर्मली इनको ट्रेडिशनल फ्यूल्स भी कहा जाता है, और नॉन कमर्शियल एनर्जी का मेन यूज घर पर होता है। इसके एग्जाम्पल्स और भी हैं, जैसे फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कि रूरल एरियाज में यूज किए जाते हैं, वाटर हीटिंग के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग करना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ग्रेन्स को सुखाने के लिए। मेनली यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज घर पर यूज हो रहे हैं
और इनको नॉर्मली हम बेचते नहीं हैं। अब अगर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो दुनिया में बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो हैं जो कि अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाते, जो कि खत्म जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को रिन्यू करने की जो क्षमता रखते हैं, हमारा कंजम्पशन उससे बहुत ज्यादा है। तो समय के साथ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसको अगर और डायग्रामेटिकली समझा जाए तो बायोमास, सोलर, वाटर, विंड, जियोथर्मल ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होते हैं, जबकि नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी ये नॉन रिन्यूएबल में काउंट होते हैं, क्योंकि इनकी बनने की जो गति है वो काफी धीमी है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे पास इजीली नेचर में रिन्यू हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी रिजर्व्स के बारे में, तो ऐसा अंदाजा लगाया गया था 2003 में कि टोटल ग्लोबल कोल का रिजर्व है वो है 9,84,453 मिलियन टन्स। और यूएस के पास सबसे ज्यादा ग्लोबल रिजर्व है जो कि इसका 25.4% है। उसके बाद रशिया के पास 15.9 और फिर चाइना के पास। भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है, लेकिन एक खास बात, जो भारत का कोयला है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ऑयल के बारे में बात की जाए तो 2003 में यह आंकड़ा आया था कि 1147 बिलियन बैरल्स ग्लोबल ऑयल रिजर्व है। सऊदी अरेबिया का शेयर सबसे ज्यादा है जो कि इसका करीब करीब 23% है। एक बैरल में 160 लीटर होता है। गैस के बारे में अगर बात की जाए तो 2003 के एंड में अंदाजा लगाया गया था कि 176 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस का ग्लोबल रिजर्व है। रशिया के पास सबसे ज्यादा, इसका 27% ग्लोबल रिजर्व है। और यह अंदाजा लगाया गया है कि ऑयल और गैस करीब करीब 47 साल और 65 साल, यानी ऑयल 45 साल और गैस 65 साल के लिए ही हमारे पास अवेलेबल है, और कोल बहुत थोड़ा ज्यादा, यानी 200 साल तक हमारे पास रहेगा। ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑयल और बायोफ्यूल ब्लू कलर में, कोल ब्लैक कलर में, उसके अलावा विंड एंड सोलर ये ग्रीन कलर में यहां पर आप देख पाएंगे, हाइड्रो लाइट ग्रीन कलर में जो इसका कंजम्पशन होने वाला है वो आप देख सकते हैं। विद टाइम प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन ग्लोबली बढ़ा ही है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक करीब करीब 19,000 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट वर्ल्ड प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन रहने वाला है। नॉर्मली जो रशिया है वो गैस काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, और अभी रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में रशिया ने अपना जो गैस सप्लाई है यूरोपियन कंट्रीज में रोक दी है। डिटेल में अगर देखा जाए तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन बाय फ्यूल डिफरेंट रीजन का यहां पर दिया हुआ है। यहां इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन क्वाड्रिलियन BTU 12.8 ही है। पॉपुलेशन मिलियंस में 1017 मिलियन यहां पर दर्शाई गई है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन यानी मिलियन BTU पर पर्सन इज 12.6, जबकि यहां पर आप देख पाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो है 341.8 BTU पर पर्सन इन मिलियंस। यहां पर इसी चीज से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है। अब अगर बात की जाए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में, तो ये कहा जा सकता है कि नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें करीब करीब दुनिया की 80% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन उसके बाद भी वो केवल टोटल एनर्जी कंजम्पशन का केवल 40% ही यूज करते हैं, जबकि
जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें कम पॉपुलेशन होने के बाद भी उनका एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी वजह से वो कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज कही जाती हैं। वर्ल्ड का एवरेज एनर्जी कंजम्पशन पर पर्सन है 2.2 टन्स ऑफ कोल। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को अगर समझा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज में टोटल वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन है, जबकि वो एनर्जी केवल कंज्यूम करती हैं 40% इस दुनिया की। और डेवलप्ड कंट्रीज में करीब करीब दुनिया की 20% पॉपुलेशन है और वो 20% लोग टोटली 60% टोटल एनर्जी वर्ल्ड की कंज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मली एक अमेरिकन एक इंडियन से 32 गुना ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी कंज्यूम करता है। अब अगर इंडियन एनर्जी सिनेरियो के बारे में बात की जाए तो नॉर्मली इंडिया में कोल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, जो कि टोटल प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन का 55% है, क्योंकि हम कोयले से ही बिजली बनाते हैं। धीरे धीरे गैस का शेयर बढ़ा है। 1994 में 10% था और 1999 में ये 13% हो गया। लेकिन ऑयल का जो शेयर है प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन में वो 20 से 17% तक इसी दौरान आ चुका है। डिटेल में इसी सब्जेक्ट को हम और आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।